हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप लोग? चलो, क्या देख रहे थे हम लोग? सीबीएसई 12th ईयर लॉन्ग वाले कोर्स में अपनी यूनिट नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में थर्ड टॉपिक देख रहे थे या थर्ड चैप्टर देख रहे थे। ओवरऑल बुक में भी वो थर्ड चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हेडिंग डालते हैं और आगे की बात करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके थे? हम लोगों ने काफ़ी लेक्चर्स कवर अप कर लिए थे। वैसे आज हम लोगों को जो टॉपिक स्टडी करना था वो था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि मेल की बॉडी है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली फीमेल की बॉडी है, फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो फीमेल कोई भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। तो थोड़ा सा फ्लो में पहले का लेकर आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये अपना मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। शायद ये टॉपिक लास्ट क्लास में हो जाता, लेकिन एक मेमोरी ग्लैंड्स का टॉपिक रह गया था, तो उसको कवर अप कराने के लिए ये टॉपिक क्या था, हम लोग प्रॉपर्ली आज स्टार्ट करेंगे। तो मेल है, तो मेल क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल क्या प्रोड्यूस करता है? मेल की बॉडी तो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी ना। मेल गैमीट स्पर्म। हम लोग इस सिनेरियो में ये देखेंगे कि किस तरीके से मेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है। ये बात हमें पता है कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल होता है, हर एक लॉब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल्स होते हैं जो कि मियोसिस अंडरगॉन करके स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। पर ये तो कहता है डायरेक्ट बात बोल दी मैंने। क्या होगा? क्या स्पर्म को बनने से पहले बहुत सारी इंटरमीडिएटेड स्टेजेस आती हैं। स्पर्म डायरेक्टली नहीं बनेगा कि मेल जर्म सेल मियोसिस कर गया और स्पर्म बन गया। आपको एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पढ़ना है, वो हम लोग आज के टॉपिक में गैमेटोजेनेसिस में, खासकर स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे, ठीक है। देन फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट मतलब ओवा बनाना, oogenesis करना, ठीक है, oogenesis करना। अब oogenesis के साथ साथ ही देखो फीमेल्स में क्या होता है, जब भी ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन का मतलब क्या है कि फीमेल की बॉडी की जो ओवरीज होती हैं वो जब ओवा फैलोपियन ट्यूब में रिलीज कर देती हैं उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ये जो ओव्यूलेशन का कॉन्सेप्ट है, देखो सबसे पहले तो ओवा आएगा, oogenesis होगा, उसके बाद ही तो ओव्यूलेशन होगा। सबसे पहले क्या आता है? ओवा आता है, सबसे पहले oogenesis होगा, उसके बाद ओव्यूलेशन होगा। और इसी ओव्यूलेशन की ड्यूरेशन में अगर ओवा फर्टिलाइज हुआ तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, और अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी। पहले ओवरी ओवा प्रोड्यूस करेगी, oogenesis करेगी, उसके बाद वो रिलीज करेगी, वो ओव्यूलेशन करेगी, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद जैसे ओवा रिलीज हो गया फैलोपियन ट्यूब में, अब अगर स्पर्म आया फर्टिलाइज हुआ तो मदर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, नहीं तो यही ओवा वेजाइनल ओपनिंग से एंडोमेट्रियम को लेके बाहर आ जाएगा, जिससे हम मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो पहले इसको पूरा लिखते हैं फ्लो चार्ट में, फिर हम लोग गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे, जिससे कि जैसे मैं बार बार बोलूंगी ना oogenesis, ओव्यूलेशन, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सो बेटर यू क्लियर द टर्म्स बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर। ये हो गया, बात क्लियर हुई? अब देखो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या है, देखो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, क्या कहलाएगा? इसका मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। देखो एक जो मेल की बॉडी होती है, मेल की बॉडी के अंदर जो टेस्टीज होती है जहां पर एक्चुअली स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, वो कभी भी एक स्पर्म पैदा नहीं करती, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। और इन मिलियंस में आप ये मान लो कि लैक्स ऑफ स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंटर करते हैं, पर उन लैक ऑफ स्पर्म्स में भी सिर्फ एक स्पर्म ओवा को एंटर करके, उसको पेनिट्रेट करके उसको क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ, इसलिए नेवर राइट
स्पर्म, आई विल राइट स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, बात क्लियर हुई। उसके बाद फीमेल की बॉडी में होगा oogenesis। देखो oogenesis का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। मैंने फॉर्मेशन ऑफ ओवास क्यों नहीं बोले, जबकि मेरे पास तो 2 ओवरीज हैं भाई, मेरे पास तो ओवरीज पेयर्ड में है ना, 2 स्ट्रक्चर्स हैं। देखो ऐसा बोलते हैं कि जब भी ओवरीज के अंदर ओवा बनता है तो बनाती तो दोनों ही ओवरीज हैं, लेकिन एक बार में एक ही ओवरी रिलीज करती है फैलोपियन ट्यूब में। या तो इधर वाली करेगी, लेफ्ट वाली, जैसे मेरा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ये लेफ्ट है, मेरा ये राइट है, तो यहाँ की ओवरी ने रिलीज किया फैलोपियन ट्यूब में, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर। मतलब दोनों ओवरीज ओवा बनाती हैं, लेकिन रिलीज एक बार में, भाई एक बार में एक ही ओवा रिलीज होगा, या तो वो फर्टिलाइज होगा या वो डेड फॉर्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल से बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारी ओवास निकल रहे हैं। तो अब हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जैसे एक्सेप्शंस आते हैं ट्विंस के केस में, जिस लेडी के या जिस प्रेग्नेंट मदर के जुड़वा बच्चे होते हैं, उस केस में क्या होता है, दोनों ओवरीज अपना ओवा छोड़ देती हैं। दोनों ओवरीज क्या करती हैं, अपना ओवा रिलीज कर देती हैं। तो इधर से एक आता है, इधर से एक, पर वो बहुत ही रेयर केसेस में, मिनिमम केसेस में देखा गया है। मेनली जो डिलीवरी होती है, वो जो मदर होती है एक बार में एक ही चाइल्ड को करते हैं, या तो वो फीमेल चाइल्ड होगा या वो मेल चाइल्ड होगा। तो दोनों ओवरीज ओवा ज़रूर बनाती हैं, लेकिन रिलीजिंग के टाइम पर, ओव्यूलेशन के टाइम पे दोनों में से एक ही ओवरी, मतलब कोई सी भी ओवरी ओवा को रिलीज करती है। अब ये नहीं है, परसेंटेज नहीं है कि राइट ओवरी का इंसिडेंस ज़्यादा है या लेफ्ट ओवरी का कम है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इंसिडेंस रेशो या पार्शियलिटी के बेसिस पर नहीं होगा। दोनों ओवरीज में से कोई भी ओवरी अपना ओवा रिलीज कर सकते हैं, मतलब जब ओव्यूलेशन का टाइम आएगा। ठीक है, तो oogenesis का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम लोग थोड़ा फीमेल से रिलेटेड और डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। देखो oogenesis हो गया, oogenesis होने का मतलब है ओवा ओवरी ने बना लिया। अब क्या होगा, ओव्यूलेशन। भाई ओवरी ओवा को बनाकर अपने पास में थोड़ी रखेगी, उसको रिलीज भी तो करेगी, क्योंकि जब तक वो रिलीज नहीं करेगी हमें पता कैसे चलेगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी। ठीक है, तो ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम वन ऑफ द ओवरी, या वन ऑफ द ओवरीज लिखो, 2 में से कोई एक। ठीक है, जैसे ये एक ओवरी है, ये दूसरी ओवरी है, तो इसने भी ओवा बनाया, oogenesis किया, इसने भी oogenesis किया, लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम पे या तो ये छोड़ेगी या फिर ये रिलीज करेगी। ठीक है, उसके बाद ओवा किसके द्वारा रिसीव किया जाएगा ओव्यूलेशन के टाइम पे, रिसीव्ड बाय फैलोपियन ट्यूब। रिसीव्ड बाय फैलोपियन ट्यूब। अब क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, अगर ओवा के साथ स्पर्म आया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा, डिप्लॉयड यूनिसेल्ड जाइगोट, जो कि क्या है, डिप्लॉयड यूनिसेल्ड। ठीक है बच्चों, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मींस नो फर्टिलाइजेशन,
नो फर्टिलाइजेशन, तो क्या होगा, वो ओवा क्या कहलाएगा, डेड, मींस अनफर्टिलाइज, देयर इज नो एक्टिविटी। डेड अनफर्टिलाइज्ड ओवा discharged along with एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। अभी मैं पूरा क्लियर करूंगी पर अभी आप इसको लिख लो, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, ठीक है, डेड और अनफर्टिलाइज्ड ओवा डिस्चार्ज अलोंग विथ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रिजल्टिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है स्टूडेंट्स। शुड आई रब दिस पोर्शन? अब ये क्या है, मैंने आपको मोटा मोटा पूरा बता दिया है। अब हम लोग प्रॉपर्ली गैमेटोजेनेसिस पे चलेंगे और सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस, कि कैसे टेस्टिस की मेल जर्म सेल स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती हैं और स्पर्म का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो गैमेटोजेनेसिस, ये हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे, हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय टेस्टिस, नहीं दोनों लिखो, दोनों ही बनाएंगी, बाय टेस्टिस ऑफ मेल, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि टेस्टिस का बना हुआ है, टेस्टिस के बाद आपकी आएंगी एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद आता है वास डेफरेंस, वास डेफरेंस के बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट, उस डक्ट को यूरिथ्रा भी जोड़ेगी, ठीक है। और इजैक्यूलेटरी डक्ट के अंदर सिक्रीशंस भी सिक्रीट होंगे, पोर होंगे, किसके द्वारा, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर सेमिनल वेसिकल। बात समझ में आई। और जो सिक्रीशंस फाइनली इजैक्यूलेटरी डक्ट पेनिस को देगा वो क्या कहलाएगा, सेमाइनल प्लाज्मा। उसी के अंदर स्पर्म्स भी होते हैं, उसी के अंदर वाइट सिक्रीशंस भी होते हैं जो स्पर्म को मोटिलिटी और मोबिलिटी क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय टेस्टिस ऑफ मेल्स, इसमें हम स्पर्म्स लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि स्पर्म कभी भी एक नंबर में नहीं प्रोड्यूस होगा, वो एक से ज़्यादा ही नंबर में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब किस तरीके से होगा वो हम लोग देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब टेस्टिस ने स्पर्म को बनाया, पर क्या ये बहुत इजी स्टेप था कि बस टेस्टिस आई और स्पर्म को बना दिया, नहीं। इट रिक्वायर्स फॉलोइंग सीक्वेंशियल प्रोसीजर्स, ठीक है। कैसे कहेंगे, जैसे हम एक टेस्टिस की बात करते हैं, अभी हम लोग क्या हैं, एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, टेस्टिस के अंदर होते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। अच्छा, एक टेस्टिस में रिवाइज करो कितने टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स होते हैं, 250। एक टेस्टिस के अंदर, ये जो जैसे ये एक टेस्टिस उठाई हैं, ठीक है, इनके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, इनके अंदर सेपरेशंस होते हैं,
जिन्हें टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, हर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में क्या होता है, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अलग कलर से बना लेते हैं। और हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर आप क्रॉस सेक्शन उठाओगे तो उसके अंदर सेल्स की लेयर्स होती हैं। जैसे अंदरूनी, सबसे पहली वाली अंदरूनी मेल जर्म सेल्स, उसके अंदर वाली सर्टोली सेल्स और बाहर वाली लेडिक सेल्स। पर यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा किससे काम है, हमें मेल जर्म सेल से काम है। ठीक है, इसके अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या हो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, मेल जर्म सेल्स, अब फाइनली रोल किसका आता है, मेल जर्म सेल्स का। एक्चुअली क्या है, मेल जर्म सेल को आप स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हो। क्या कहते हो आप, मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हो। सबसे पहले क्या प्रोसीजर होता है कि आपके जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वो माइटोसिस करते हैं और अपने नंबर को बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आपको मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनाने हैं तो उसके बराबर आपको मेल जर्म सेल्स भी तो चाहिए। तो मेल जर्म सेल्स माइटोसिस अंडरगॉन करके इक्वेशनल डिवीजन करके अपने नंबर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एक तरीके से मेल जर्म सेल्स को आप स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। अब क्या होता है, बहुत सारे मेल जर्म सेल्स बन गए, जैसे 3 थे, 3 ने इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस करके मान लो 100 बना लिए। उन 100 के अंदर कुछ 50-60 थोड़े से स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जिनको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब पहले मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया, उन्होंने माइटोसिस करके अपने नंबर को बढ़ाकर मेल जर्म सेल्स ही बना लिए। अब उन मेल जर्म सेल्स के अंदर कुछ जो मेल जर्म सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होकर, स्पेशलाइज्ड होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर मियोसिस करते हैं। मियोसिस 2 पार्ट में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 2 करके 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। और ये 4 स्पर्मेटिड्स और स्पेशलाइज्ड होकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, 4 स्पर्म्स में। किसके अंदर, 4 स्पर्म। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक मेल जर्म सेल एक बार में 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है। अब देखो, ये जो पूरा प्रोसीजर चला स्पर्म बनाने तक का, उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मेटिड का कन्वर्जन जब स्पर्म्स में होता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। सी द डिफरेंस इन स्पेलिंग एज वेल एज प्रोनाउंसिएशन। ओवरऑल स्पर्म बनाने का प्रोसीजर स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन वो जो पर्टिकुलर स्टेप आता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ही, जिसमें स्पर्मेटिड स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब टेस्टिस के अंदर आ गए स्पर्म्स, अब स्पर्म्स को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। तो ये जो रिलीजिंग का प्रोसीजर है, जब टेस्टिस स्पर्म्स को अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, ठीक है, या आगे बढ़ाते हैं कि वो फीमेल की बॉडी में एंटर करें, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो आपको 3 टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं। शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? ठीक है, क्या लिखेंगे, मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स क्या हैं, जैसे ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो इसकी सबसे पहली अंदर की लाइनिंग क्या कहलाती है, मेल जर्म मतलब
जर्मिनेटिंग, पैदा करने वाला। सबसे पहला कौन सा प्रोसीजर होगा? These male germ cells undergoes mitosis and increase their number. Actually male germ cell को स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, माइटोसिस करके, फ्लो चार्ट में लिखेंगे, माइटोसिस करके इंक्रीज देयर नंबर, इंक्रीज देयर नंबर, ठीक है। क्या करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज कर लेते हैं। अब मान लो जैसे पहले 10 जर्म सेल्स थे, अब 100 हो गए हैं, तो उन 100 के अंदर मतलब अब जो राइट नाउ मौजूद मेल जर्म सेल्स हैं उनमें से कुछ जर्म सेल्स क्या करेंगे, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। Should I rub this portion, students? Should I rub it? Male germ cells differentiate to form primary spermato, भाई कोई चीज एक तो नंबर में है नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अब मियोसिस 1 अंडरगॉन करेगा और क्या बना लेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये क्या है, स्पर्म्स की एक तरीके से इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं जो कि फाइनली स्पर्म्स में कन्वर्ट होंगी, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ये फिर मियोसिस सेकेंड करके 4 हैप्लॉइड, भाई देखो स्पर्म को तो क्या है, आपको हैप्लॉइड ही बनाना है। अच्छा मेल जर्म सेल्स कैसे होंगे, मेल जर्म सेल्स तो हमेशा डिप्लॉइड और 2n ही होंगे, वो मियोसिस अंडरगॉन करके क्या बनाएंगे, स्पर्म्स, एंड स्पर्म्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है। एन, ओके। अब फिर ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट होंगे और एंड कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट होंगे, स्पर्म्स में। और लगभग स्पर्म्स की शेप कैसी दिखती है, ऐसी हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ऐसे दिखते हैं ना स्पर्म्स। जब आपने ग्राफिक्स में कभी कोई डायग्राम बनाया होगा तो ये क्या होगा, 4 स्पर्म्स और ये चारों क्या है, एन 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 और एन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपन लोग इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा और, शुड आई रब दिस, formation of sperms, formation of sperms by testes is spermatogenesis, spermatogenesis
conversion of spermatids into sperms, क्या कहलाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और रिलीज ऑफ स्पर्म्स बाय टेस्टिस इज स्पर्मिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीनों क्या है? देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स बाय टेस्टिस, मैंने दोनों लिख दिए। टीईएस का मतलब क्या होता है? मैं दोनों टेस्टिस की बात कर रही हूं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस। कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म्स, स्पर्मियोजेनेसिस। और रिलीज ऑफ स्पर्म बाय टेस्टिस इज स्पर्मिएशन। अब देखो, ये जितने भी, अच्छा शुड आई रब दिस, ये जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, स्पर्म्स का फॉर्मेशन, ओवा का फॉर्मेशन, ये किसके कंट्रोल में रहते हैं? आपने हार्मोन्स का नाम सुना है? हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स के कंट्रोल की वजह से हो रही हैं। अगर ओवरऑल बात करूं तो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसलिए मेरी बॉडी इतना कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मैनर में काम कर रही है। अब देखो, हम लोग यहां पर लिखते हैं रोल ऑफ हार्मोन्स। रोल ऑफ हार्मोन्स में क्या है? देखो, हमारे ब्रेन के अंदर आपने दो स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। एक स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस का, एक स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस का, और दूसरा स्ट्रक्चर होता है पिट्यूटरी का। एक स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस का और एक स्ट्रक्चर होता है पिट्यूटरी का। हाइपोथैलेमस अपने अंदर से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को छोड़ते हैं। देखो, मैंने आपको एंडोक्राइन का थोड़ा सा पार्ट में रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि जैसे हाइपोथैलेमस है या आपका एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में आपका जिन्होंने भी सेटअप किया है वो डायरेक्टर है। अब डायरेक्टर ने क्या है, अब डायरेक्टर हर जगह जाकर चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करता, तो डायरेक्टर ने अपने अंदर एक असिस्टेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया। तो असिस्टेंट डायरेक्टर क्या है? सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, सबको सिग्नल दे रहा है, सबको बता रहा है आपको ये काम अब करना है, आपको ये काम अब नहीं करना है। ठीक है, तो उस बिहाफ पर और सारी जो फिर इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टर को दे रहा है। लेकिन जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो भी डायरेक्टर के कंट्रोल में काम करेगा। अगर डायरेक्टर ने असिस्टेंट डायरेक्टर को बोला है कि उन्हीं लोगों को मैनेज करो, कंपनी के उन्हीं लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन बताओ या आप जाके समझाओ, तो असिस्टेंट डायरेक्टर किसी और चीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। उसी तरीके से हाइपोथैलेमस क्या है? एक तरीके से एक मास्टर बॉडी है। ऐसे तो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाता है। पिट्यूटरी क्या है? हमारी जो बॉडी है उसमें जितने भी ग्लैंड्स मौजूद हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल में करके रखता है। कोई सा भी ग्लैंड उठा लो, थायराइड ग्लैंड उठा लो, पैराथायरॉयड ग्लैंड उठा लो, टेस्टिस उठा लो, ओवरीज उठा लो, ठीक है, और भी बहुत सारे ग्लैंड से, पिनियल ग्लैंड ले लो, बात समझ में आ रही है, पैंक्रियास ले लो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है जो ऊपर हेड पे बैठा हुआ है और हमारी बॉडी के जो अदर ग्लैंड्स हैं जो वेरियस पोजीशन और लोकेशन में सिचुएटेड है उनको क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है कि आपको अब हार्मोन रिलीज करना है, आपको ये हार्मोन रिलीज करना है, ये हार्मोन रिलीज होगा तो इस टारगेट लोकेशन पे जाएगा, फिर इसका ये फंक्शन होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी को कौन कब बोलेगा कि आप ये काम करो? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अपने अंदर से रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज कर देता है। अब कभी कभार रिलीजिंग ना करके इनिबिटिंग भी करेगा। इनिबिटिंग मतलब पिट्यूटरी को बोलेगा आप रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए इनिबिट करो, कोई हार्मोन्स रिलीज नहीं होने चाहिए। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? GnRH को रिलीज करता है। गोनेडोट्रोपिन
रिलीजिंग हॉर्मोन्स। ठीक है, उसके बाद हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को क्या देता है, सिग्नल देता है। सिग्नल देता है और फिर पिट्यूटरी क्या करती है, बॉडी के वेरियस अदर ग्लैंड्स को क्या करती है, कंट्रोल में करके रखती है। ठीक है, अब देखो ये जो हाइपोथैलेमस है इसने पिट्यूटरी को कंट्रोल किया। पिट्यूटरी इन टर्न किसको कंट्रोल करेगी, टेस्टिस को कंट्रोल करेगी, क्योंकि टेस्टिस है तो ऐसा ऑर्गन है जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर रहा है। एक्चुअली पिट्यूटरी क्या करेगी, टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगी कि आप, भाई पिट्यूटरी को क्या है, इससे सिग्नल मिल गया, रिलीजिंग हॉर्मोन्स का सिग्नल मिला है, तो पिट्यूटरी इन टर्न क्या करेगा, बाकी ग्लैंड्स को बोलेगा कि आप क्या करो, रिलीज करो, छोड़ दो हॉर्मोन्स को। बात समझ में आई? तो पिट्यूटरी ने जब हाइपोथैलेमस से सिग्नल लिया तो वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, टेस्टिस को, टेस्टिस को कि आप LH और FSH हार्मोन क्या करो, बनाओ। भाई ये हाइपोथैलेमस से इसने पिट्यूटरी को बोला कि आपको टेस्टिस को कंट्रोल करना है, तो पिट्यूटरी ने टेस्टिस को इंफॉर्मेशन दी कि आप अपने अंदर से LH और FSH हार्मोन को बनाओ, रिलीज करो, उनका काम करवाओ। ठीक है, तो LH कौन सा हार्मोन है, LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का मतलब क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और FSH का मतलब क्या है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स ऐसे कॉमन हार्मोन्स हैं जो स्पर्म बनाने टाइम टेस्टिस भी छोड़ेगी और ओवा बनाने टाइम ओवरीज भी रिलीज करेंगी। ठीक है, LH और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है स्टूडेंट्स, should I rub this portion? चल, अब इन दोनों हार्मोन्स का रोल क्या है, LH एंड FSH। ठीक है, FSH क्या करता है, FSH इनिशिएट स्पर्मियोजेनेसिस या कैरी आउट स्पर्मियोजेनेसिस, और LH क्या करता है, कंट्रोल फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन्स। ठीक है, ये क्या करता है, ये हार्मोनल लेवल को कंट्रोल करता है, और FSH फाइनली स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये वाली क्या हो गई आपकी, रोल ऑफ हार्मोन्स की बात हो गई। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो स्पर्म कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, स्पर्म इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। long elongated thread like structure, long elongated thread like structure has following parts, कौन से
ठीक है, नेक, बॉडी एंड टेल। हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। शुड आई रब दिस? देखो किस तरीके से स्ट्रक्चर है। ये हेड है, ठीक है, ये नेक है, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द टेल। ठीक है स्टूडेंट्स, हेड के अंदर एक सिंगल इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। ऑब्वियसली स्पर्म इज अ हैप्लॉइड, तो वॉट एवर द स्ट्रक्चर कंटेनिंग इनसाइड इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड। डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट तो आ ही नहीं सकता, फिर हम वापस फर्दर कहां से स्पर्म का मियोसिस कराएंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में, जो मैंने मेरे दिमाग में आ गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है ये नीट में अच्छा खासा। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम, जो कि एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि स्पर्म हेड को लेकर, स्पर्म का हेड क्या करता है, ओवा पेनिट्रेट करता है, तो ओवा की लेयर को काटने के लिए वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ catalytic hydrolytic enzyme, and these enzymes are secreted by structure present at the top of the head of the sperm, that is acrosome. तो ये क्या है, आपका हेड है, ये एक्रोसोम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज योर नेक पार्ट, ये क्या है आपका, ये बॉडी का पार्ट है, दिस इज योर टेल। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन करो, बना लो, फिर देखते हैं आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में लिखते हैं। सबसे पहला क्या आएगा, हेड। हेड क्या है, बिल्कुल टॉपमोस्ट स्ट्रक्चर है स्पर्म का। of sperm, containing a cap-like structure called as acrosome, having a cap-like structure called acrosome. एक्रोसोम क्या करता है, सिक्रीट एंजाइम्स, ठीक है, और क्या है, अ सिंगल elongated हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, अ सिंगल इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। एक काम करती हूँ स्टूडेंट्स, मैं ये लाइन आपको यहां पर लिखा देती हूँ, थोड़ा सा इधर, अ सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस। शेप में क्या है, इलोंगेटेड है। शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स, शुड आई रब इट? ठीक है, अब क्या है, हेड एक टॉपमोस्ट स्ट्रक्चर है, और हेड भी क्या है, समवॉट ऐसे लॉन्ग स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा इलोंगेटेड स्फेरिकल,
इलोंगेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हेड किस में कंटिन्यू हो जाता है, नेक के अंदर, ठीक है। नेक क्या है, नेक इज अ पार्ट प्रेजेंट इन जंक्शन बिटवीन हेड एंड बॉडी, between head and body, between head and body। और क्या होता है, जो नेक और बॉडी होती है वो समवॉट क्या होती है, दोनों मिलकर एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाती है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होने का मतलब क्या होता है, एनर्जी देने वाला कोई स्ट्रक्चर, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। स्पर्म क्या है, एक सेल ही तो है, मेल जर्म सेल है, ठीक है, या मेल सेक्स सेल बोल सकते हो। तो सेक्स सेल को मतलब स्पर्म को एनर्जी देने के लिए, मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए दीज माइटोकॉन्ड्रियाज आर प्रेजेंट। तो नेक along with body, neck along with body contains mitochondria, mitochondria provides energy to the sperm, ठीक है, provide energy to the sperm for its mobility। ठीक है, एनर्जी टू द स्पर्म फॉर इट्स मोबिलिटी। अब क्या आता है, टेल वाला पोर्शन। शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स, शुड आई रब इट? वाला पोर्शन क्या है आपका, टेल वाला, थर्ड वाला। टेल क्या है, एक ऐसे लॉन्ग इलोंगेटेड फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, या अपन कह सकते हैं लास्ट पोर्शन ऑफ स्पर्म, लॉन्ग इलोंगेटेड filamentous thread like structure provides motility। इसका जो ये बैक एंड फोर्थ वाइब्रेटिंग मोशन होगा वो स्पर्म को क्या करेगा, आगे बढ़ने के लिए मौका देगा। So provide motion to the sperm। Provide motion to the sperms। अब हम लोग क्या करेंगे, पाथवे की बात करेंगे कि टेस्टिस ने अपने अंदर स्पर्म्स को तो बना लिया है, वो रिलीज भी करती है, रिलीजिंग का मेथड भी स्पर्मिएशन होता है, लेकिन फाइनली वो मेल की बॉडी से बाहर कैसे निकलते हैं वो हमने देख लिया है, उसका पाथवे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। शुड आई रब दिस? चलो, pathway of sperms। पाथवे ऑफ स्पर्म कैसा होगा, देखो ध्यान से देखना, मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगी, सिर्फ फ्लो चार्ट में लिखूंगी। सबसे पहले किसके अंदर हुआ, चलो एक टेस्टिस के बारे में बात कर लेते। एक टेस्टिस के अंदर, उसके अंदर टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स, या अपन एक लॉब्यूल को भी उठाते हैं, ठीक है, एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तभी तो मिलियंस में स्पर्म्स पैदा होते हैं।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अभी मैं एक एक की बात कर रही हूं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मेल जर्म सेल, ठीक है, 4 हैप्लॉइड स्पर्म्स, 4 हैप्लॉइड स्पर्म्स, ठीक है। अब क्या होगा, ये सब टेस्टिस में बन गया है। टेस्टिस से कौन जुड़ा हुआ है, टेस्टिस से जुड़ा हुआ है एपिडिडाइमिस। टेस्टिस से क्या जुड़ा हुआ है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, अच्छा एक चीज और है, आप थोड़ा सा और इसको बड़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रेटे टेस्टिस होते हैं, फिर वासा एफरेंशिया होता है, ठीक है। तो यहां पर ये लिख लो, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, ठीक है। फिर ये वासा एफरेंशिया फाइनली किस में ओपन होता है, एपिडिडाइमिस में, ठीक है। एपिडिडाइमिस में हुआ, फिर एपिडिडाइमिस किस में हुआ, वास डेफरेंस में, वास डेफरेंस किस में ओपन होगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट में, इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट सिक्रीशंस को लेकर सेमाइनल प्लाज्मा के साथ, यूरिथ्रा के साथ मिलकर किस में ओपन हो जाएगी, पेनिस में। पेनिस क्या कंटेन करेगा, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, मतलब ये जो यूरिथ्रा है जो पेनिस से पास हो रही है, यही ही यूरिन को भी बाहर निकालेगी बॉडी से और स्पर्म्स को भी बाहर निकालेगी। तो स्पर्म डिस्चार्ज एंड यूरिन पैसेज। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन किया, एक बार इसका फटाफट रिवीजन ले लेते हैं। शुड आई रब दिस पोर्शन, शुड आई रब इट? देखो, हमने इस लेक्चर में अभी तक, वैसे ये लेक्चर में ओवर कर रही हूं, इसके बाद वाला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं और हमने खासकर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की, तो हमने ये कहा कि टेस्टीज हैं, टेस्टीज के अंदर मेल जर्म सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स स्पर्म्स बना रहे हैं। तो ओवरऑल स्पर्म्स के फॉर्मेशन का प्रोसीजर क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। उसी ड्यूरेशन में इंटरमीडिएट स्टेजेस भी आती हैं कि जैसे मेल जर्म सेल सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुए, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करके स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो गए। तो स्पर्मेटिड्स क्या है, एक लास्ट ऑप्शन है। ये स्पर्मेटिड्स जब स्पर्म्स में कन्वर्ट होंगे तो उस प्रोसीजर को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब ओवरऑल स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टीज में स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है और स्पर्मेटिड्स का कन्वर्जन स्पर्म्स में स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और जब आप टेस्टीज के अंदर से स्पर्म्स को रिलीज करते हो तो वो स्पर्मिएशन कहलाता है। तो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में भाई आप क्या कर रहे हो, सेल का फॉर्मेशन कर रहे हो, सेल के थ्रू ही कर रहे हो। आप मेल जर्म सेल से एक मेल सेक्स सेल स्पर्म बनाना चाहते हो तो ले देखिए आप एक सेल का फॉर्मेशन दूसरे सेल से कर रहे हो, तो आपको पता है कि सेल साइकिल तो चलेगी ही, तो या तो माइटोसिस होगा या फिर मियोसिस होगा। बात समझ में, या तो माइटोसिस होगा या फिर मियोसिस होगा। तो पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में माइटोसिस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मियोसिस हुआ। पहले क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, फिर मियोसिस हुआ, फाइनली स्पर्म्स बन गए। स्पर्म्स का पैसेज, भाई स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है, हेड नेक बॉडी एंड टेल, हेड नेक बॉडी एंड टेल। पहले हेड आएगा, फिर नेक आएगी, फिर बॉडी आएगी, देन टेल आएगी। स्पर्म्स एक तरीके से लॉन्ग इलोंगेटेड थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं।
एक टेस्टिस, अगर आप पेयर टेस्टिस की बात करोगे और उसमें एक टेस्टिस की बात करोगे तो एक टेस्टिस अपने अंदर एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स पैदा करती है। सपोज करो ओवरऑल 2 बिलियन स्पर्म्स ओवरऑल दोनों टेस्टिस ने मिला के प्रोड्यूस करे, उनमें से जब वेजाइना के पैसेज के थ्रू स्पर्म्स एंटर करते हैं, यूट्रस को क्रॉस करके फेलोपियन ट्यूब में जाना चाहते हैं, आगे बताऊंगी, तो बहुत सारे स्पर्म्स क्या हो जाते हैं, बीच में ही मर जाते हैं ड्यू टू वेजाइना का एसिडिक पीएच, यूट्रस का स्ट्रक्चर एंड शेप के कारण, उसके सिक्रेशन के कारण स्पर्म्स आधे मर जाते हैं। सपोज करो थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स ओवा के आसपास पहुंच गए फेलोपियन ट्यूब में, तो उनमें से भी जिस स्पर्म की सबसे ज्यादा मोटिलिटी होगी वो ओवा को क्या करेगा, क्रॉस करके अंदर चला जाएगा। कैसे क्रॉस करेगा, कैसे एक्रोसोम का स्ट्रक्चर आता है, क्योंकि एक्रोसोम है, एक्रोसोम का मतलब क्या है, कुछ एंजाइम्स होंगे, ये एंजाइम्स क्या करेंगे, ओवा के लेयर को काटेंगे और स्पर्म्स को अंदर एंट्री में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर में यही ओवर करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गैमेटोजेनेसिस का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज oogenesis। oogenesis के साथ ही हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। फिर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन आएगा, ठीक है, देन जायगोट, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप आपके प्रोसीजर्स चलते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।